अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, दिस विल बी आवर फाइनल कंक्लूडिंग लेक्चर ऑन विटामिन्स एंड एट लास्ट वी विल बी सीइंग टू सम एमसीक्यूज सो दैट वी कैन रिव्यू आवर प्रिपरेशन। तो अगर हम नज़र डालेंगे कि अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, तो पहले हमने पढ़ा था विटामिन्स का इंट्रोडक्शन कि विटामिन्स होते क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ विटामिन्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेजरली दो कैटेगरीज हैं विटामिन्स की। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का मैंने आपको बताया था कौन कौन, KEDA। ये आप याद रखोगे कि ये एग्जाम्पल्स हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। और वाटर सॉल्युबल में मैंने आपको बताया था B कॉम्प्लेक्स और C। ये सारे क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। तो इसके बाद हमने विटामिन A को डिटेल में डिस्कस किया था। विटामिन A, तो मैंने आपको बताया था कि इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। और फिर हमने इसके सोर्सेज और डिफिशिएंसी डिजीज भी डिस्कस किए थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि विजन में विटामिन A का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। उसके बाद हमने विटामिन B कॉम्प्लेक्स शुरू किया था, जिसमें हमने कुल कितने विटामिन्स पढ़े, 8, जिनमें हमारा पहला था B1, B2, B3, B4 नाम का मैंने बताया था आपको कि कोई विटामिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद था B5, B6, B7, उसके बाद B9 और B12। ये हमारे 12 विटामिन्स थे किसमें, विटामिन B कॉम्प्लेक्स में। आई होप आपको सबका पता होगा कि किसका केमिकल नेम क्या है और किससे कौन कौन सी डिफिशिएंसी डिजीज हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हमने विटामिन C भी डिस्कस किया था। और चलिए आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं विटामिन D से, ठीक है। तो विटामिन D से आज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट जो आपको विटामिन D में याद रखना है वो है इसका केमिकल नेम। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर से बता रहा हूँ मैं आपको कि केमिकल नेम याद रखना ही रखना है। तो क्या है केमिकल नेम विटामिन D का, इट इज़ कैल्सिफेरॉल। क्या है, कैल्सिफेरॉल इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन D, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इसके बाद यहाँ पर नज़र दौड़ाते हैं, इन ह्यूमन्स 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन D एग्जिस्ट। ह्यूमन्स में विटामिन D की कितनी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, इंपॉर्टेंट 2। जो मतलब मेन टाइप्स है विटामिन D के वो 5 है, लेकिन मेन फॉर्म्स जो है वो कितनी है, 2 ह्यूमन्स में मेन फॉर्म्स इसकी एग्जिस्ट करती है। एक है विटामिन D2, जिसको हम केमिकली बोलते हैं इर्गो कैल्सिफेरॉल। क्या है, इर्गो कैल्सिफेरॉल। इसके बाद जो दूसरी है वो है विटामिन D3, उसका हम कहते हैं कोलिकैल्सिफेरॉल, ठीक है। तो अगर आपको केमिकल नेम पूछेगा उसमें ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, कोई भी इन 3 में से दिया होगा, तो आपको याद रखना है कि एर्गो कैल्सिफेरॉल, कोलिकैल्सिफेरॉल और या सिंपल कैल्सिफेरॉल, ये सब किसके केमिकल नेम है, विटामिन D के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। विटामिन D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। देखिए ये जो 3 मिनरल्स यहाँ पर लिखे गए हैं, इनकी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D का बहुत ही अहम रोल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि फॉस्फेट क्या होता है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, PO4 3-, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट, ठीक है। ये इसका मतलब आयन है, आयन फॉस्फेट। लेकिन आयन एब्जॉर्ब ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि ये अपने एक किसी कैटायन के साथ भी होगा, ठीक है। आई होप आपको मतलब ये बेसिक चीज़ें पता होगी कि आयन एब्जॉर्प्शन ऐसे नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद मैग्नीशियम जो है इसका केमिकल सिंबल है Mg। और आगे हम देख लेते हैं कैल्शियम का सिंबल है Ca। तो इन 3 न्यूट्रिएंट्स की या इन 3 मिनरल्स की इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है, विटामिन D, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पर ये मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। तो चलिए अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा ये बनाएंगे, सिंपल एक डायग्राम बनाएंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का।
चलिए यहाँ पर मैंने आपको कल ही बताया था कि यहाँ पर मैंने स्टमक बनाया है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के? 3। पहला जो है वो है ड्यूडेनम, उसके बाद दूसरा है जेजिनम, और तीसरा है इलियम। ये 3 पार्ट्स किसके हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के। इनमें से जो ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम, इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट एब्जॉर्ब होता है। कहाँ पर होता है? ड्यूडेनम में, ठीक है। जो अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है ड्यूडेनम, इसी में एब्जॉर्प्शन होती है कैल्शियम और फॉस्फेट की, ठीक है। तो इस एब्जॉर्प्शन के लिए किस विटामिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है? विटामिन डी का, ठीक है। तो ड्यूडेनम, जेजिनम एंड इलियम, ये आपको ऑर्डर में याद रखना है कि ये किसके पार्ट्स है? दे आर द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे ही याद रखो DJI, ऐसे आपको याद रहेगा DJI, ड्यूडेनम, जेजिनम, इलियम, ये टॉप से बॉटम तक किसके पार्ट्स हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या लिखा हुआ है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। पहले यहाँ पर देख लीजिए रोल विटामिन डी का, कि विटामिन डी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर बोन हेल्थ। विटामिन डी किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? हमारी हड्डियों की मतलब मेंटेनेंस के लिए, हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन डी। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन किडनीज ऑफ ह्यूमन्स। कहाँ पर बनता है ये? ह्यूमन्स की किडनीज में। तो अगर आप टेक्निकली देखोगे, टेक्निकली विटामिन डी कोई विटामिन नहीं है, क्योंकि ये हमारी किडनीज में आराम से बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे तो ये फिर एसेंशियल नहीं हुआ, लेकिन अब इसको डाला गया है विटामिन की कैटेगरी में। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो विटामिन डी को विटामिन की कैटेगरी में नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये आराम से हमारी किडनीज में बन सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में आराम से बन सकती है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं आती है। जब वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो विटामिन वो नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन अब इसको रखा गया है विटामिन में ओविंग टू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। जो हमारी बॉडी में ये रोल प्ले करता है उसकी वजह से इसको किस में डाला गया है? विटामिन की कैटेगरी में, ठीक है। चलिए, तो एक तो मैंने आपको बताया कि किडनीज में मैन्युफैक्चर होता है क्या? विटामिन डी। दूसरा जो पार्ट है जहाँ पर विटामिन डी सिंथेसाइज होता है दैट इज स्किन। कहाँ पर? स्किन में भी विटामिन डी सिंथेसाइज होता है। तो कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। स्किन पर जब हमारी क्या पड़ती है? सनलाइट। क्या पड़ती है? सनलाइट। तो वहां पर भी सिंथेसाइज होता है विटामिन डी। जब कोई चीज सिंथेसाइज होगा या बन पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वैसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं वैसी केमिकल रिएक्शंस को? हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है। चलिए एक अच्छी एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी सबस्टेंस ए है, क्या है? कोई भी सबस्टेंस ए है हमारे पास, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरे एक सबस्टेंस बी में, ठीक है। लेकिन यूज क्या करेंगे हम? एनर्जी यूज करेंगे हम सनलाइट से। कहाँ से? सनलाइट से। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हम सनलाइट का यूज करते हैं टू कन्वर्ट वन सबस्टेंस इनटू अनदर सबस्टेंस, सच रिएक्शंस आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं वैसे रिएक्शंस को? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर हम सिल्वर क्लोराइड लेंगे AgCl, तो इस पर हम डालेंगे सनलाइट, तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये ब्रेक होता है और देता है हमें सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस, Cl2 गैस देता है। क्या देता है? ऐसी रिएक्शंस को भी हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो जो स्किन में हमारी सिंथेसाइज होता है विटामिन डी, वो स्किन पर पड़ती है सनलाइट। सनलाइट की वजह से क्या सिंथेसाइज होता है? विटामिन डी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, कौन से हम मतलब हीट सोर्स यूज करते हैं किसमें?
फोटोकेमिकल रिएक्शंस में एनर्जी सोर्स कौन सा हम यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है दैट इज सनलाइट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि स्किन की एपिडर्मिस में हमारा विटामिन डी सिंथेसाइज हो सकता है। ठीक है, तो दो जगह सिंथेसाइज होता है विटामिन डी, एक है किडनीज और दूसरा है स्किन। ये दोनों जगह है जहां पर विटामिन डी सिंथेसाइज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि विटामिन डी को हम एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं सनशाइन विटामिन। क्या बोलते हैं इसको, सनशाइन विटामिन। मतलब हम अपनी बॉडी पर जब क्या डालते हैं, अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं टू सनलाइट, तो वहां पर क्या सिंथेसाइज होता है विटामिन डी, इसलिए इसको बोलते हैं हम सनशाइन विटामिन। और एक दूसरा नाम भी है दैट इज पुअर मैनस विटामिन। क्या बोलते हैं विटामिन डी को हम, पुअर मैनस विटामिन, क्योंकि ये पुअर मैन भी आराम के साथ बना सकता है बाय बीइंग इन द सनलाइट। अपनी बॉडी को सनलाइट में एक्सपोज करके ये वो आराम से क्या कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम है पुअर मैनस विटामिन। तो ये दो नाम है किसके, विटामिन डी के। क्या क्या, एक है सनशाइन विटामिन और दूसरा क्या है, पुअर मैनस विटामिन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, क्या क्या सोर्सेज है इसके। पहला है कॉड लिवर ऑयल। सर ये तो हमने कहीं सुना है ये कॉड लिवर ऑयल, हाँ विटामिन ए में। तो मैंने आपको बताया था कि कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट भी आपको याद रखना है कि विटामिन ए के साथ साथ इसमें क्या होता है, विटामिन डी भी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कॉड लिवर ऑयल इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी। ठीक है, तो दोनों इसमें आएंगे। उसके बाद है फ्लैश ऑफ फैटी फिशेस। क्या है दूसरा, फ्लैश ऑफ फैटी फिशेस। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है सैल्मोन। सैल्मोन एक ऐसी फैटी फिश है जिसके फ्लैश में भी क्या होता है, विटामिन डी। ठीक है, तो ये आपको दूसरी एग्जांपल याद रखनी है। इसके बाद है फोर्टिफाइड फूड्स सच एज मिल्क इन यूएसए। तो यूएसए में क्या किया जाता है, यूएसए में जो मिल्क होता है इसमें आर्टिफिशियली डाला जाता है विटामिन डी। क्या डाला जाता है, आर्टिफिशियली डाला जाता है विटामिन डी। ऐसे फूड्स जिनमें हम न्यूट्रिएंट्स आर्टिफिशियली डालते हैं, वैसे फूड्स को हम बोलते हैं फोर्टिफाइड फूड्स। क्या बोलते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स। तो ये फोर्टिफाइड फूड भी जो है ये मतलब क्या है, दैट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। लेकिन फोर्टिफाइड फूड्स में भी आपको याद रखना है कि कौन है, मिल्क, फोर्टिफाइड मिल्क। ठीक है, तो अगर कल को आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका कि फोर्टिफाइड मिल्क किस में रिच होता है, फोर्टिफाइड मिल्क किस में रिच होता है, तो आपको याद रखना है दैट इज विटामिन डी। क्या है, विटामिन डी में रिच होता है। ठीक है, क्या होता है फोर्टिफिकेशन, a process in which we artificially add nutrients into some foods। ठीक है, इससे रिलेटेड एक टर्म है जो हम बायोलॉजी में यूज करते हैं, दैट इज बायोफोर्टिफिकेशन। क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड एक टर्म है बायोफोर्टिफिकेशन, जो कि हम बायोलॉजी में यूज करते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं टू एनहेंस न्यूट्रिएंट कंटेंट, टू एनहेंस न्यूट्रिएंट कंटेंट इन सम फूड्स। किसी फूड में हम न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो वैसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप याद रखोगे। ठीक है, तो लास्ट पे है मिल्क एंड एग्स, इनमें भी अच्छा सोर्स, ये अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन डी के। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट पे हम देख लेते हैं डिफिशिएंसी डिजीजेस क्या क्या होंगी अगर हमारी बॉडी में एडोकेट क्वांटिटीज में क्या नहीं होगा, विटामिन डी नहीं होगा। तो पहला है रिकेटस। क्या है, रिकेटस। रिकेटस चिल्ड्रन में यूजुअली होता है। ठीक है, मतलब स्टंटिंग होती है इनमें, वीकनिंग ऑफ बोन्स और सॉफ्ट बोन्स इन चिल्ड्रन, ऐसे डिसऑर्डर को हम बोलते हैं रिकेटस। ठीक है, किसकी डिफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी की डिफिशिएंसी से। इसलिए आप देखोगे कि विटामिन डी को हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, दैट इज
एंटी रिकेट वाइटामिन, क्या बोलते हैं उसको, एंटी रिकेटस वाइटामिन या एंटी रिकेट वाइटामिन, ठीक है, क्योंकि ये रिकेट को प्रिवेंट करता है। अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी तो रिकेट हो जाएगा, फिर अगर इसकी मतलब क्वांटिटी ठीक ठाक होगी बॉडी में तो रिकेट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एंटी रिकेट वाइटामिन, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो इसका मतलब डिसऑर्डर डिफिशिएंसी डिजीज से रिलेटेड है, दैट इज ऑस्टियोमेलासिया ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ बोन मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ बोन मेटाबॉलिज्म ड्यू टू इनएडुकेट मिनरलाइजेशन। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो विटामिन डी है इट हेल्प्स इन द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। इन तीन की इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में ये हमारी मदद करता है, ठीक है। इसमें जो ये दो हैं कैल्शियम और फॉस्फेट, इनका रोल है बोन में, बोन मैन्युफैक्चरिंग में या बोन हेल्थ में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इनका कैल्शियम का और फॉस्फेट का। तो अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो ये चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, ठीक है। जब ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी तो बोन भी अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगी। तो बोन का जो मेटाबॉलिज्म है, जो बोन में रिएक्शंस होती हैं वो क्या हो जाएंगी, इम्पेयर हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो वैसे डिसऑर्डर को हम बोलते हैं ऑस्टियोमेलासिया। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमेलासिया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, ऑस्टियोमेलासिया। इसके बाद है तीसरा ऑस्टियोपोरोसिस। ये भी ऑस्टियोमेलासी का एक टाइप है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन डेंसिटी इसमें डिक्रीज होती है और बोन मैस भी इसमें डिक्रीज होता है, ठीक है। और बोन्स में पोर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ऐसी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो these were some of the deficiency diseases that are related to vitamin D, ठीक है। तो विटामिन डी में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। आप, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इनको याद रख लिया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे कि विटामिन ई क्या है और इसका क्या रोल है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो चलिए आगे अब नजर दौड़ाते हैं हम विटामिन ई पर, ठीक है। विटामिन ई को देख लेते हैं कि विटामिन ई का क्या रोल है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि डिस्कवरी, इवन्स एंड बिशॉप ऐसे दो बंदे थे जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की, विटामिन ई की, इन द ईयर 1922। 1922 में इन्होंने विटामिन ई की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो चलिए आगे इसके बाद देख लेते हैं विटामिन डी ई है क्या। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स। किनका ग्रुप है ये, 8 फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स का, जो कि रिलेटेड ग्रुप्स हैं। क्या है, रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स या ग्रुप ऑफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको कहा है कि इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज वाइटामर्स। क्या बोलते हैं उनको, वाइटामर्स, ठीक है। तो इनकी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है विटामिन ई की उसमें है 8 वाइटामर्स। कितने हैं, 8 वाइटामर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया हुआ है कि इसमें 8 वाइटामर्स हैं। उनमें से 4 है टोकोफेरॉल्स और 4 है टोकोट्राइनॉल्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि विटामिन ई इज अ ग्रुप ऑफ 8 फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें 4 है टोकोफेरॉल और 4 है टोकोट्राइनॉल, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है विटामिन ई की जो एग्जिस्ट करती है दैट इज अल्फा टोकोफेरॉल। क्या है, अल्फा टोकोफेरॉल। तो अगर आपको एग्जाम में कल को क्वेश्चन आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, तो आपको याद रखना है या टोकोफेरॉल या अल्फा टोकोफेरॉल, क्योंकि अल्फा टोकोफेरॉल ही क्या है, विटामिन ई का सबसे कॉमन फॉर्म, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि इसके सोर्सेज क्या क्या है। वीट जर्म ऑयल, हेजलनट ऑयल और कैनोला और रेपसीड ऑयल, ठीक है। ये 3 सोर्सेज हैं किसके, विटामिन ई के। मतलब ज़्यादातर ये पाया जाता है ऑयल सीड्स में। किन में, ऑयल सीड्स में ज़्यादातर पाया जाता है विटामिन ई, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब रोल देख लेते हैं कि रोल क्या है विटामिन ई का हमारी बॉडी में। फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट और रेडिकल स्कैवेंजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि विटामिन सी हमारी बॉडी में एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। याद कीजिए मैंने क्या बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट,
एनी केमिकल सबस्टेंस विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, ऐसा केमिकल सबस्टेंस जो क्या प्रिवेंट करता है, विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, ऐसे सबस्टेंसेस को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटी मीन्स जो अगेंस्ट है किसके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, हम इस पे एक सेपरेट फुल लेक्चर लाएंगे जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे देख लेंगे हम। लेकिन यहाँ पर आप याद रखो कि अगर कोई सबस्टेंस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा तो वैसे सबस्टेंसेस को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो विटामिन सी के साथ साथ आपको एक और भी याद रखना है जो कि क्या है, एंटीऑक्सीडेंट या रेडिकल स्कैवेंजर, तो वो है विटामिन ई। तो ये रेडिकल स्कैवेंजर क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स, जिनमें यह कैपेबिलिटी होती है कि दे कैन डिस्ट्रॉय डीएनए इन आवर सेल्स। क्या कर सकते हैं ये, हमारी सेल्स में डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, खत्म कर सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी में भी क्या होने चाहिए, ऐसे सबस्टेंसेस जो इन रेडिकल्स को खत्म करे। ठीक है, जो इनकी मतलब ऑक्सीडेशन ना होने दे, रेडिकल्स के जरिए से जो ऑक्सीडेशन होने वाली होती है। ठीक है, अगर ये हमारी सेल है कोई, ठीक है, कोई भी हमारी सेल है, तो अगर ये रेडिकल इस पर अटैक करना चाहेगा, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना चाहेगा, तो इसको एंटीऑक्सीडेंट नहीं करने देगा। ठीक है, तो बीच में जो मतलब क्या बैरियर आएगा वो है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, कौन कौन है इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और विटामिन ई। ठीक है, तो ये इसको अटैक नहीं करने देंगे हमारे सेल्स पे, तो उससे हमारी सेल्स बच जाएंगे। उसी को हम बोलते हैं रेडिकल स्कैवेंजर। रेडिकल स्कैवेंजर का मतलब है ये रेडिकल्स को हमारी सेल्स पे अटैक करने नहीं देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि हमारी मसल ग्रोथ के लिए भी कौन सा विटामिन जरूरी है, दैट इज विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर स्मूथ मसल ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मूथ मसल ग्रोथ के लिए भी कौन सा विटामिन जरूरी है, विटामिन ई। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि डिफिशिएंसी डिजीजेस क्या क्या होंगी अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई एडोकेट क्वांटिटीज़ में अवेलेबल ना होगा। ठीक है, तो पहला जो डिसऑर्डर है वो आपको याद रखना है, दैट इज इनफर्टिलिटी। क्या है, इनफर्टिलिटी, या इसको हम दूसरे एक नाम से भी बुलाते हैं स्टेरिलिटी। क्या बुलाते हैं इसको, स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो क्या है इनफर्टिलिटी का मतलब, फेलियर टू अचीव प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, चाहे मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी को अचीव करने में। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि मेल गैमीट जो होता है, जो मेल की सेक्स सेल होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, और जो फीमेल का गैमीट होता है उसको हम बोलते हैं ओवम। ठीक है, तो जब इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो वहां से क्या बनेगा, वहां से बनेगा जाइगोट, और इस जाइगोट से ये पर फ्यूचर बेबी या फ्यूचर ऑर्गेनिज्म बनने वाला होता है। ठीक है, तो बोथ मेल एंड फीमेल हैव अ रोल इन अचीविंग प्रेगनेंसी, ऑल्दो प्रेग्नेंट फिर फीमेल ही होती है लेकिन रोल दोनों का है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है अगर विटामिन ई हमारी बॉडी में नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी का मतलब है फेलियर टू अचीव प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है वो है नर्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, और तीसरा है हीमोलिसिस। हीमोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज, हमारा जो ब्लड है उसमें आरबीसीज रप्चर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोलिसिस। किसकी डिफिशिएंसी से हो सकता है, विटामिन ई की डिफिशिएंसी से। ठीक है, तो लास्ट में हम देख लेते हैं कि विटामिन ई के और क्या क्या नाम है, अलग नामों से हम इसको बुलाते हैं। एक है ब्यूटी विटामिन, दूसरा है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। अभी मैंने आपको बताया कि इसका रोल किस में है, फर्टिलाइजेशन में। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो एंटी स्टेरिलिटी या एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इसको बुलाएंगे। ठीक है, एंटी फर्टिलिटी नहीं। एंटी एजिंग विटामिन भी इसका नाम है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट नाम है किसके, विटामिन ई के, ब्यूटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटी एजिंग विटामिन। ठीक है,
तो ये था हमारा डिस्कशन किस पे, विटामिन ई पे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं विटामिन के। तो विटामिन के में आपको पहला याद रखना है, पहला पॉइंट कि हमारी बॉडी में या नेचुरल सोर्सेज में विटामिन के की कितनी फार्म्स है, 2 नेचुरल फार्म्स या 2 नेचुरल विटामिन्स इसके एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली, जिनमें पहला है विटामिन के1। विटामिन के1 को हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन। उसके बाद विटामिन के2 जिसको हम बोलते हैं मेनाक्विनोन, क्या बोलते हैं, मेनाक्विनोन, ठीक है। तो ये दोनों किसके विटामिन्स है, विटामिन के। मतलब अगर केमिकल नेम पूछ लेगा तो आपको दोनों को याद रखना है, ज्यादातर पूछ लेगा फाइलोक्विनोन, ठीक है, और मेनाक्विनोन भी आपको याद रखना ही रखना है। तो दोनों किसके विटामिन्स हैं या फॉर्म्स हैं, विटामिन के। विटामिन के1, विटामिन के2, फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं मेड बाय प्लांट्स, कौन बनाते हैं इसको विटामिन के को, प्लांट, एंड फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जब प्लांट्स बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि किसमें ये ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी में होगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ठीक है। तो सोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अदर सोर्सेज क्या क्या है, कैश्यू नट्स, अल्फा एंड टोमेटोज, ये अदर सोर्सेज है किसके, विटामिन के। तो चलिए इसके बाद हम रोल पर आते हैं कि विटामिन के का क्या रोल है हमारी बॉडी में। तो प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोटीन्स की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है, जो कि किसके लिए ज़रूरी है, जो प्रोटीन्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए। चलिए यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। देखिए ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में इसको एक्सप्लेन करूँगा ऐसे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर डीएनए से डीएनए बनेगा, क्या बनेगा, डीएनए से डीएनए बनेगा, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, इट इज नोन एज रेप्लिकेशन, ठीक है, पहला पॉइंट है। उसके बाद आपको याद रखना है, अगर इस डीएनए से आरएनए बनेगा, क्या बनेगा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं ऐसी प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन। और लास्ट में बनता है आरएनए से फिर प्रोटीन। ये प्रोटीन एक ऐसा सबस्टेंस है जो हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन करता है, क्या करता है, हर एक फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। कहाँ से बनेगा, आरएनए से, आरएनए से फिर लास्ट में बनेंगे प्रोटीन्स। ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं ऐसी प्रोसेस को, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन से क्या बनेगा, प्रोटीन्स। लेकिन आपको याद रखना है, यहाँ पर लिखा है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो इस चीज को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए जब प्रोटीन्स अब बन गए, क्या कहते हैं प्रोटीन्स बनने की प्रोसेस को, ट्रांसलेशन। तो ये प्रोटीन्स ऐसे ही फंक्शन नहीं कर पाएंगे जब तक न इनमें कुछ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हो जाएगी। क्या, इनके स्ट्रक्चर को हमारी बॉडी को मॉडिफाई करना होता है। तो उस स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो किन प्रोटीन्स की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में ये हमारी हेल्प करता है, ऐसे प्रोटीन्स जो इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में या ब्लड कोगुलेशन में, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन्स की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में जो है विटामिन हमारी हेल्प करता है, जिस विटामिन का एक सिग्निफिकेंट रोल है, दैट इज विटामिन के। तो ये आपको याद रखना है कि विटामिन के का रोल कहाँ पर है, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग।
तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है। विटामिन K2 इज सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन्स। तो हमारे इंटेस्टाइन्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, सिंथेसाइज विटामिन K2, ठीक है, विटामिन K और विटामिन K2, ये आपको याद रखना है। तो कौन से विटामिन K2 सिंथेसाइज कौन करता है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, अगर आप नाम भी याद रखोगे तो अच्छा है, ठीक है। तो वो है एस्चेरिशिया कोलाई, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं ई कोलाई, ठीक है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे गट में, जो हमारे इंटेस्टाइन्स में विटामिन K2 की सिंथेसिस करता है, ठीक है। चलिए लास्ट पर आप देख लेते हैं डिफिशिएंसी डिजीजेस क्या क्या होंगी अगर हमारी बॉडी में विटामिन K एडुकेट क्वांटिटीज में अवेलेबल ना होगा। तो पहला है हेमोरेज, मतलब ब्लड फ्लो हो जाएगा, अगर जख्म लग जाएगा तो ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो हो जाएगा, ठीक है, ब्लड रुकने का नाम नहीं लेगा। तो वैसी कंडीशन को हम बोलते हैं हेमोरेज। और दूसरी जो कंडीशन है दैट इज डिलेड क्लॉटिंग। मैंने आपको अभी बताया कि विटामिन K का रोल कहाँ पर है, ब्लड क्लॉटिंग में। तो अगर विटामिन K अवेलेबल ना होगा तो इन प्रोटीन्स की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं हो जाएगी। जब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलेड क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो क्लॉट नहीं बन पाएगा। अगर हम मतलब हमारी कोई इंजरी होती है तो क्लॉट बहुत देर से बन जाएगा, जब तक मतलब बहुत ब्लड हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा या ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल्स हैं किसके, विटामिन K के। एक है हीमोरेज और दूसरा है डिलेड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन किन पर, विटामिन्स पर। हमने विटामिन्स का पूरा पोस्टमार्टम किया इन 3 लेक्चर्स में, ठीक है। पूरा पोस्टमार्टम करके हमने रख दिया इस टॉपिक का। 3 लेक्चर्स में हमने इसको कंप्लीट किया, बिट बाय बिट मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक एक पॉइंट, ठीक है। तो लास्ट पर अब देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन विटामिन्स। आई होप आप 10 आउट ऑफ 10 लाओगे इस क्विज में से, ठीक है। ये क्विज हम अभी कंडक्ट करेंगे, 10 आउट ऑफ 10 आपको लाना है, क्योंकि जैसा पढ़ाया हुआ है, जैसा कंटेंट पढ़ाया हुआ है, तो 10 आउट ऑफ 10 इसका सेफ स्कोर है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन विटामिन्स, ठीक है। आप मेरा आंसर नहीं देखोगे जब तक ना आप पहले दिमाग में अपना आंसर सोचोगे, ठीक है। फिर आप उस आंसर को मेरे आंसर के साथ टैली करना, ठीक है। तो आई होप कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सब लोग इसको ऑनेस्टली करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज सेलर्स डिजीज। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर लगाइए। कौन सी विटामिन की डिफिशिएंसी से सेलर्स डिजीज होती है, ठीक है। सर ये सेलर्स डिजीज क्या होती है, सेलर्स डिजीज का मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं स्कर्वी। क्या बोलते हैं, स्कर्वी, या इसको हम बोलते हैं एक और दूसरे नाम से ब्लीडिंग गम्स। ये दूसरे नाम है किसके, सेलर्स डिजीज के। तो बताइए किसकी डिफिशिएंसी से होता है सेलर्स डिजीज या स्कर्वी या ब्लीडिंग गम्स। चलिए बताइए। विटामिन B6 नहीं सर, ये नहीं बताया था आपने। विटामिन D ये भी नहीं है, थायामीन ये भी नहीं है, तो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को ही हम बोलते हैं विटामिन C। क्या बोलते हैं, विटामिन C। तो विटामिन C की डिफिशिएंसी से हमारी बॉडी में होती है सेलर्स डिजीज विच इज अदरवाइज नोन एज स्कर्वी और ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। तो स्कर्वी जब इससे होती है तो इसलिए विटामिन C को हम एक और नाम से भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन। विटामिन C इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन। किसका नाम है, विटामिन C का एक दूसरा नाम है एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन, क्योंकि ये किसके खिलाफ काम करता है, स्कर्वी के खिलाफ, इसलिए इसको बोला गया है एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन। प्लीज मेंशन दिस इन योर नोट्स, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं कहाँ कहाँ पर उसका दिमाग जाएगा। कभी पूछ लेगा कि, कभी कभार पूछ लेगा कि एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको अपने नोट्स में मेंशन करके रखना। तो आई होप सबका ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ठीक आया होगा, ठीक है। तो आप अपने आंसर्स को मेरे आंसर से टैली करना, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख लेते हैं।
चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। मैच द फॉलोइंग वाइटामिन्स विद देयर डिफिशिएंसी डिजीजेस। चलिए बताइए इन वाइटामिन्स को अपनी डिफिशिएंसी डिजीजेस से आपको मैच करना। चलिए बताइए विटामिन डी की डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है इनमें? केराटोमेलेशिया, ड्राई बेरीबेरी, ऑस्टियोपोरोसिस, पर्नीशियस एनीमिया। अगर आप अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी से होता है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो चलिए बताइए विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो अभी तक हमने दो लगाए, दो ऑप्शंस। ए का हमने लगाया 3, उसके बाद हमने लगाया बी का 4। तो चलिए बताइए तीसरे का विटामिन ए की डिफिशिएंसी से क्या होता है? क्या होता है? केराटोमेलेशिया। ठीक है, तो सी का आ जाएगा 1। तो चलिए उसके बाद डी पार्ट देख लीजिए, विटामिन B1 क्या होता है इससे? ड्राई बेरीबेरी। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर क्या है? डी का आ जाएगा 2। तो ये हमने इसको करेक्टली मैच किया। ठीक है, ए का आ जाएगा 3, ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. Keratomelastia is caused due to deficiency of vitamin A and dry beriberi is caused due to deficiency of vitamin B1. ठीक है, तो विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? सायानोकोबालामिन। क्या है? सायानोकोबालामिन। ये किसका केमिकल नेम है? इट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायामीन। क्या है? थायामीन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और विटामिन डी का क्या है? चलिए बताइए, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोलीकैल्सीफेरॉल और एल्गोकैल्सीफेरॉल, इसकी 2 फॉर्म्स है। ठीक है, तो चलिए बताइए विटामिन ए का क्या है केमिकल नेम? रेटिनॉल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मतलब ज़बानी याद होनी चाहिए, इतनी बार मैंने इनको रिपीट किया है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी सबका करेक्ट आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए पढ़िए पहले इन स्टेटमेंट्स को, फिर हम आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नॉट? चलिए बताइए ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है। चलिए लगाइए इसको। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज। आप लेक्चर नंबर 1 याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स 2 जगह स्टोर होती है, एक लीवर और दूसरा क्या? एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था एडिपोज टिश्यूज। और इस एडिपोज टिश्यूज का भी मैंने आपको एक और नाम बताया था, इसको हम बोलते हैं बॉडी फैट। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज, बिल्कुल सही। तो चलिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। विटामिन बी एंड विटामिन डी बोथ आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। चलिए बताइए ये स्टेटमेंट ठीक है कि इनकरेक्ट है? तो मैंने आपको बताया था कि KEDA सिर्फ ये विटामिन्स क्या है? फैट सॉल्युबल। तो इनमें तो बी नज़र नहीं आ रहा है, तो विटामिन बी और डी दोनों फैट सॉल्युबल नहीं है, सिर्फ विटामिन डी फैट सॉल्युबल है। तो क्या स्टेटमेंट है ये? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है दैट इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो चलिए तीसरा, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स एक्ट एज को फैक्टर्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एंजाइम्स इन आवर बॉडी। जो तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि विटामिन्स का जो इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में दैट दे एक्ट एज को फैक्टर्स। को फैक्टर्स का मैंने आपको बताया है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम्स को एक्टिवेट। तो ये भी हमने पढ़ा है कि दे एक्ट एज को फैक्टर्स। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये भी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है। द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। चलिए बताइए करेक्ट स्टेटमेंट अब कौन है, कौन कौन सा है? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड
थर्ड ओनली, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट्स पहले पढ़ने थे, फिर अच्छे से मतलब ये लगाना था कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर ऑप्शन मारा करना है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट सच स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ठीक है, पहले स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेलेग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विच वाइटामिन। चलिए बताइए पेलेग्रा किस वाइटामिन की डिफिशिएंसी से होता है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे कि पेलेग्रा किस वाइटामिन की डिफिशिएंसी से होता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ए होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए कि पेलेग्रा किसकी डिफिशिएंसी से होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बताइएगा बल्कि इन चारों जो चारों ऑप्शंस हैं इनका नाम भी मुझे बताना है कि बायोटिन कौन सा वाइटामिन है, राइबोफ्लेविन कौन सा वाइटामिन है, नियासिन कौन सा वाइटामिन है, और पायरिडॉक्सिन कौन सा वाइटामिन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देख लीजिए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। द डिफिशिएंसी ऑफ विच वाइटामिन कॉजेज लोअर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। चलिए बताइए ऐसा कौन सा वाइटामिन है अगर उसकी डिफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाएगी तो जो ये कैल्शियम आयंस है, कैल्शियम आयंस है, ये मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इनकी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन नहीं हो जाएगी। चलिए बताइए विटामिन डी, विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा इस लेक्चर के शुरुआत में ही कि ऐसा एक ही विटामिन है, वो है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी और कैल्सिफेरॉल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मिनरल्स, जिनमें मैंने आपको बताया था कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और फॉस्फेट है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। उसके बाद है फोलिक एसिड, विटामिन B9। ठीक है, आई होप सबको पता होगा। साइनोकोबालामिन क्या है, विटामिन B12। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। आई होप सबका आंसर टैली कर गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which among the following pairs of vitamins are known to possess radical scavenger property? चलिए बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी क्या प्रॉपर्टी है, रेडिकल स्कैवेंजर प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया है कि रेडिकल स्कैवेंजर प्रॉपर्टी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। चलिए बताइए कौन से पेयर्स, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिनमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है दोनों विटामिन्स में, B2 एंड C। तो नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि B2 में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, C में होती है, तो दोनों करेक्ट नहीं है। C एंड B9 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, B9 में नहीं होती है। C एंड E हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो C एंड E ऐसे दो विटामिन्स हैं जिनमें क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और रेडिकल स्कैवेंजर प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि दे प्रिवेंट आवर सेल्स फ्रॉम अटैक ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, हमारे DNA को ये बचाते हैं फ्रॉम अटैक ऑफ रेडिकल्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया इन आवर गट। चलिए बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं हमारे गट में। गट का मतलब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए बताइए ऐसा कौन सा ये है, कौन सा विटामिन है। चलिए कौन सा है, विटामिन K2 अभी हमने देख लिया था। ठीक है, विटामिन K2 इज सिंथेसाइज्ड बाय किस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया इसको सिंथेसाइज करता है हमारी बॉडी में, E. coli। ठीक है, एस्चेरिशिया कोलाई, मैंने आपको अभी बताया हुआ है कि एस्चेरिशिया कोलाई ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में विटामिन K2 या विटामिन K को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। चलिए करिए मैच इनको। एंटी रैकेट विटामिन, चलिए बताइए एंटी रैकेट विटामिन कौन सा है इनमें, कौन सा है, विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सिफेरॉल। तो ए का आ जाएगा, ए का आ जाएगा यहां पर हमारा 3। ब्यूटी विटामिन, चलिए बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हम ब्यूटी विटामिन बुलाते हैं, कौन सा है, विटामिन ई।
विटामिन ई का क्या नाम है? अल्फा टोकोफेरॉल या टोकोफेरॉल, ठीक है। तो ये वाला इससे मैच कर जाएगा। तो ब्यूटी विटामिन है टोकोफेरॉल, तो बी का आ जाएगा हमारा 4। चलिए इसके बाद डिलेड क्लॉटिंग, किसकी वजह से डिलेड क्लॉटिंग हो जाएगी? अगर हमारी बॉडी में ये विटामिन प्रेजेंट नहीं होगा तो डिलेड क्लॉटिंग हो जाएगी। कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो सी का आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसके बाद एंगुलर स्टोमाटाइटिस, एंगुलर स्टोमाटाइटिस किसकी वजह से हो जाएगा? राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो डी का आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट मैच है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। तो ये हमने इसको करेक्टली मैच किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है। चलिए बताइए इसका आंसर। कॉड लिवर ऑयल इज रिच इन विच विटामिन और विटामिनस? चलिए बताइए कॉड लिवर ऑयल कौन से 2 विटामिन में रिच है? मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है, विटामिन ए एंड विटामिन डी, ये दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं? कॉड लिवर ऑयल में, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें दोनों है, विटामिन ए और विटामिन डी। वो कहाँ है? यहाँ पे विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों किस में होते हैं? कॉड लिवर ऑयल में। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के हमारे इस लेक्चर का। चलिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। चलिए पहले स्टेटमेंट्स को रीड कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि पहले स्टेटमेंट्स को रीड करना होता है। सनलाइट कंटेन्स विटामिन डी। चलिए बताइए सनलाइट में विटामिन डी होता है? सर नहीं, सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता है, क्योंकि सनलाइट रेडिएशन है, रेडिएशन में कहाँ से विटामिन डी होगा? बल्कि सनलाइट हमें हेल्प करती है इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, ठीक है। सनलाइट हमें हेल्प करती है इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, बल्कि खुद इस सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता है। तो ये पहला जो ऑप्शन है इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो चलिए दूसरा ऑप्शन आप देख लेते हैं। विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। KEDA आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा KEDA सब क्या है? फैट सॉल्युबल, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन डी का पूछा है कि विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, बिल्कुल करेक्ट। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज इम्पेयरमेंट ऑफ विजन, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ज़ीरोफ्थैल्मिया हो सकता है, केराटोमेलेशिया हो सकता है, ठीक है। तो तीनों किसके डिसऑर्डर्स है? विजन के डिसऑर्डर्स है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको लगाता हूं पहला ऑप्शन इनकरेक्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। चलिए बताइए चौथा। मेजॉरिटी ऑफ द विटामिन्स एक्ट एज को फैक्टर्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एंजाइम्स। चलिए बताइए, मैंने आपको ऐसा बताया है कि एंजाइम्स का जो को फैक्टर होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? विटामिन्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। चलिए अब बताइए लास्ट पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है? बी, सी एंड डी ओनली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, सी एंड डी ओनली, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसी के साथ हमारा ये MCQ सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप सबका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, तो सबका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारे लेक्चर्स अच्छे लगे, मतलब आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, आपको हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। आप अपना फीडबैक मेरे इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे भी शेयर कर सकते हो। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इन पर भी आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में नीचे भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा विटामिन्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।